हेलो दोस्तों, तो आपका ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओसाका ट्रैक की। जो ओसाका ट्रैक है, बहुत ज़्यादा टर्म इस बार न्यूज़ में देखी गई, ये किससे एसोसिएटेड है? तो पहला ऑप्शन क्या है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो से एसोसिएटेड है। और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो का मतलब है कि जितना डेटा फ्लो होगा उतनी ही उस डेटा को प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो विद एनहांस्ड प्रोटेक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक वर्चुअल समिट है जो 2021 के लिए शेड्यूल्ड है, जिसका बेसिक एजेंडा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तीसरा है कि एक प्रपोज्ड सब प्रोटोकॉल है किगाली अग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जिसमें क्या बात हो रही है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूजेज जो है कम किया जाएगा इन नेक्स्ट 30 ईयर्स। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने ओसाका ट्रैक किसके एसोसिएशन में पढ़ा है, और आपका आंसर है ए कि जियोपॉलिटिक्स में जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है इसकी बात करता है। अगर मैं इसको और क्लैरिटी से समझाऊं तो कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस एंड जापान, जो कि बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा हो अक्रॉस बॉर्डर्स, और इस फ्री फ्लो ऑफ डेटा के लिए वो कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे के लिए एक डेक्लेरेशन है, ओसाका डेक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इसको साइन करने से रिफ्यूज कर दिया है। इंडिया कह रहा है कि जितने भी ऐसे डिस्कशंस या नेगोशिएशंस हैं वो अंडर WTO होने चाहिए, ना कि एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस वजह से ये बहुत ज्यादा ओसाका ट्रैक जो है वो न्यूज में रहा है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दिस इज पर्टिकुलर रिपोर्ट रेन 21 रिन्यूएबल 2019 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है, यू माइट और यू माइट नॉट नो इट। ठीक है, तो इट्स ओके इफ यू डोंट नो इट। ये वो दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस जो कि इट्स ओके टू लीव। ठीक है, बट मैं बहुत ही बेसिक सी चीज आपको बताना चाहती हूँ जो आपको देखते ही पता लग जानी चाहिए थी। नाउ लेट्स डिस्कस द 2 ऑप्शंस। पहली चीज क्या बोलती है कि अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट, कूलिंग या हीटिंग सेक्टर्स हैं उनमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं हुई। दूसरी चीज़ वो कहता है कि इंडिया 4th रैंक कर रहा है ग्लोबली इन द न्यू इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन 2018। ठीक है, तो एक चीज ना जो मुझे यहां देखते ही समझ में आ जानी चाहिए थी कि वर्ल्ड में 40% तो इलेक्ट्रिसिटी अभी तक जो है डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा देखते ही गलत हो जाना चाहिए था। हाँ, द सेकंड वन वी शुड हैव वर्कड ऑन। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? 2 ओनली। यस, कि 4th डेफिनेटली ग्लोबली आता है, राइट, कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट हुई है रिन्यूएबल एनर्जी में 2018 में, इंडिया उस इन्वेस्टमेंट में 4थे नंबर पे आता है। लेकिन जो वर्ल्ड में रिन्यूएबल्स हैं, राइट, वो सिर्फ 26% की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। अब ये रिपोर्ट एक और अच्छी चीज बोल रही है जो आपको याद रखनी है कि ऑल दो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है वर्ल्ड में बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ पाया? बिकॉज अभी तक पॉलिसी मेकर्स ने इस सेक्टर को प्रायोरिटी बनाया ही नहीं था। हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी या कोल बेस्ड सेक्टर ही प्रायोरिटी रहे। अब क्योंकि ये सेक्टर्स प्रायोरिटी पे आने लगे हैं रिन्यूएबल के, इसलिए कहीं ना कहीं ये सेक्टर्स अब बढ़ रहे हैं। और जो पॉइंट मैंने आपको बताया इंडिया से एसोसिएटेड, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखोगे। पहला कि न्यू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी 2018 में इंडिया ने 4th रैंक किया है, और इंडिया में जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं उससे जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब which of the following equipments have to be put in order to make them BS6 नॉर्म्स? ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि आपको पता है कि हम BS4 से BS6 की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये तो सभी को पता है। लेकिन एक फार-फेच्ड क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आर बीइंग यूज्ड? डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम या लीन नॉक्स ट्रैप? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि अगर बेटर सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटर इक्विपमेंट्स भी लगेंगे, तो इन तीनों में से कौन से वो इक्विपमेंट्स हैं? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड आपका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्या है कि डीजल इंजन जो हैं उनसे जो भी पार्टिकुलेट मैटर निकलेगा, राइट, उसको कहीं ना कहीं सही किया जाएगा बाय दिस डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रही है? सिलेक्टिव कैटालिटिकल रिडक्शन। इसमें और लीन नॉक्स ट्रैप में क्या है? दोनों में ही जो नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं
राइट, उनको सिंपल टर्म्स में चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये पोल्यूटेंट्स में आते हैं, ठीक है, तो इन पोल्यूटेंट्स को और सिंपलर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या वाटर की फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगाया जाएगा। अकॉर्डिंगली इन द सेम वे जो नाइट्रोजन के और ऑक्साइड्स हैं उनको भी सिंपलर फॉर्म्स में, नॉन हार्मफुल फॉर्म्स में चेंज करने के लिए ये पर्टिकुलर जो आपके इक्विपमेंट्स हैं ये यूज़ किए जाएंगे। तो इक्विपमेंट्स के बस अगर आप नाम याद रख लोगे दैट शुड बी इनफ। मैंने आपको बहुत बेसिक बता दिया दैट व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यूजली ना ये सीक्वेंस में लगाए जाते हैं, लेकिन यूजली होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन होता है। लेकिन अब क्योंकि BS5 और BS6 जो है एक साथ ही इंप्लीमेंट हो गया, राइट, अब आपको BS6 में आना है तो अल्टीमेटली इनको साइमल्टेनियसली तीनों को लगाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे। देखिए 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं एनजीटी एक एक्ट से एस्टैब्लिश्ड हुआ है और सीपीसी भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। दूसरा, वो दोनों के एप्लीकेशंस के बारे में, इनका बेसिक एजेंडा क्या है उस पर ऑप्शन दे रहा है कि एनजीटी का एजेंडा क्या है, एनवायरनमेंट की टर्म्स में जस्टिस देना प्लस बर्डन ऑफ लिटिगेशन हटाना इन हायर कोर्ट्स की। हायर कोर्ट जितने इतने सारे केसेस लड़ रहे हैं वो कुछ कम होके एनजीटी के पास चले जाएं। लेकिन सीपीसीबी क्या कर रहा है, ये क्लीनलीनेस की बात कर रहा है इनटू स्ट्रीम्स, वेल्स और क्वालिटी ऑफ एयर जो है कंट्री में बेटर कर रहा है, ठीक है। तो 4 चीजें हैं, चारों ही आपको पता होनी चाहिए। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचिए एंड योर आंसर इज, सॉरी आंसर नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनजीटी जो है, यस आपको पता है एनजीटी जो है एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ, आपने लक्ष्मीकांत में चैप्टर्स पढ़े हैं ट्राइब्यूनल्स पे, ठीक है। लेकिन जो सीपीसीबी है ये हमें लग सकता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, लेकिन अगर आपने अपनी शंकराचार्य ध्यान से पढ़ी है ये वाटर एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, इसका भी अपना वाटर एक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। अब अगर एनजीटी के काम में आओ तो ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये तो ऑब्वियसली इसलिए बनाए जाते हैं कि जितने कोर्ट्स हैं उनकी लिटिगेशन कम हो और ये केसेस जो हैं ट्राइब्यूनल्स बनाए, तो ये तो एब्सोल्युटली सही है। और अगर आपने सीपीसी में पढ़ा है क्योंकि वाटर एक्ट के अंडर आ रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रीम्स और वेल्स की क्लीनलीनेस तो करेगा ही, और इसके पास ये भी पावर्स होती हैं कि ये एयर प्रिवेंशन एक्ट के भी कुछ चीज़ों को फॉलो कर सके, इसलिए इसका काम क्वालिटी ऑफ एयर को भी सही करना है। तो आपका आंसर क्या है जी, 2 ओनली। अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें वही वो बोल रहा है कि एनजीटी का अपना एक्ट है एनजीटी एक्ट, ठीक है, और सीपीसीबी जो है ये वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट अंडर एक्ट 1974 के अंडर बना है, तो दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। अब अगर हम इनके काम पे आए तो ट्राइब्यूनल के बारे में हमको पता है कि एनवायरमेंटल जस्टिस दे रहा है और बर्डन कम कर रहा है हायर कोर्ट्स का। जो सीपीसीबी है, राइट, it has certain functions under Air Prevention Act 1981 as well, ठीक है, और ये कुछ सर्विसेज भी देता है मिनिस्ट्री को अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर आप इसके मेन फंक्शंस देखोगे तो क्लीनलीनेस और स्ट्रीम्स तो है ही है, प्लस एयर क्वालिटी भी है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद एक और एडिशनल क्वेश्चन भी है दैट आई वांट टू डिस्कस नाउ। रिसेंटली आपने अगर न्यूज़ में देखा है तो इंडिया अपनी माइनिंग सेक्टर को कमर्शियल कर रहा है ना, कोल माइनिंग को, और रिसेंटली 40 कोल माइंस का जो है ऑक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड कुछ हिस्ट्री ऑफ कोल सेक्टर की बात करते हैं। पहला क्या है, 1973 में कोल का जो रिसोर्स है दैट वाज नेशनलाइज्ड और सारी कोल माइंस जो हैं कोल इंडिया लिमिटेड को दे दी गई। अब यहाँ पे ईयर हैज़ टू बी एक्यूरेट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, इंडिया ने जब 1990s में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस नेशनलाइजेशन के लॉ को अमेंड किया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया था कि आप कोल को माइन कीजिए, लेकिन ओनली फॉर कैप्टिव यूज़। कैप्टिव यूज़ क्या होता है कि जिसका अपना इंडस्ट्रियल यूनिट है वो कोल को माइन करे और कहीं वो आगे बेच नहीं सकता, वो कोल को अपनी इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टील,
सीमेंट, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, यही माइन करेंगे और यही उन चीज़ों को अपने लिए एज रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे अपने इंडस्ट्रियल यूनिट में। इसको कैप्टिव यूज़ कहते हैं, ठीक है। कैप्टिव क्या होता है? कब्जे में करना, दैट इज़ व्हाट टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पता होनी चाहिए। अब इवेंचुअली क्या हुआ, अब ये कैप्टिव यूज़ भी मना कर दिया गया है एंड इट हैज़ ऑल बीन कमर्शलाइज्ड। लेकिन ये दो जो इनिशियल हिस्टोरिक पॉइंट्स हैं ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? बोथ 1 and 2। द ईयर्स आर अगेन इंपॉर्टेंट कि 1973 में हुआ था। अब इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि कोल सेक्टर जो है वो नेशनलाइज हुआ था अंडर इंदिरा गांधी, ठीक है। इवन इफ आपको ईयर पता है, यू कैन गेट कंफ्यूज्ड कि क्या उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी या नहीं थी। दूसरा, कोल ब्लॉक्स जो है लॉटरी बेसिस पे दिए जाते हैं। तीसरा, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्ट कर रहा था कोल, ठीक है, लेकिन इंडिया अब सेल्फ सफिशिएंट है इन कोल प्रोडक्शन, ठीक है। अब टिपिकली देख रहे हो कि तीनों ही जो ऑप्शंस हैं थोड़े से टीडियस है ना। अब मान लो कि मुझे आंसर करना, मुझे तीनों में से एक या दो आते हैं। अब मेरा यहाँ पे जो मैं मेथड हमेशा बताती हूँ कि एलिमिनेट करना शुरू करो। अब जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन तो कह रहा है कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है कोल प्रोडक्शन में। आपको पता है ऐसा तो है ही नहीं, कोल की इंपोर्ट तो कितनी ज़्यादा है इंडिया में, राइट। तो जिसमें 3 है, अब वो ऑप्शन जो है अपने आप कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर 1 only बन जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है आंसर करने का। ऑल्सो ये जो सेकंड पॉइंट है लॉटरी बेसिस, हमें पता है कि डेफिनेटली लॉटरी बेसिस पे तो चीज़ें हो ही नहीं रही, हमेशा से ऑक्शंस पे ही चल रही हैं। तो सेकंड भी मुझे समझ आ जाना चाहिए था। अगर मैं सेकंड भी एलिमिनेट कर देती तो आई वुड हैव बीन लेफ्ट विद ए एंड सी, तब भी शायद आपका आंसर करना इजी हो जाता। सो डोंट वरी इफ यू गेट सर्टन क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस हमेशा ही हेल्प करेंगे टू कम अप टू द बेस्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड अ लॉट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।